जीवन में डिसीजंस को इमोशंस तरीके से लिया जाए तो ये आपको एक प्रोग्रेस की ओर ले जा सकता है या फिर आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्राइम की दुनिया में अपराधी चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका किया हुआ क्राइम दुनिया के सामने आ ही जाता है। आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता है। इसीलिए ये जो केस है वो एक नॉर्मल केस नहीं है, बल्कि एक केस स्टडी है। इस केस में पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, एक एक एलिमेंट्स को ढूंढा, सारे डॉट्स को कनेक्ट किया और फाइनली सॉल्व किया, ये आज हम देखेंगे। यह केस को एग्जाम्पल बनाकर एस्पिरेंट्स को टीच किया जाता है। तो चलिए, क्या है ये प्रकरण, डिटेल में डिकोड करते हैं। वेलकम टू द लास्ट ट्रूथ अनवेल्ड। ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर के बैनागट्टा के पास शिलेंद्र डोड्डी नाम के एक एरिया से। एक्चुअली अब ये एरिया बहुत डेवलप हो गया है, बट ये केस 2012 में हुआ था, इसलिए उस टाइम में ये एरिया उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। ये जगह नाइस रोड के पास है। उस दिन 22 अक्टूबर 2012 सोमवार के दिन हमेशा की तरह सुबह के समय में नॉर्मली लोग घूम रहे थे। उनमें से कुछ लोग उस रोड के साइड के ड्रेनेज में कुछ तो देख रहे थे दूर से, तो वो एक आदमी का बॉडी जैसा दिख रहा था। पास जाकर देखा तो सच में वहाँ एक आदमी सो रहा था। उसके आसपास खून के ड्रॉप्स गिरे थे। उसके माउथ में एक नैपकिन यानी कि रूमाल ठूंसा हुआ था। तुरंत ही इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। एक्चुअली ये एक शांत एरिया है। पहले कभी इस तरह की न्यूज किसी ने नहीं सुनी थी और साथ ही वह एक निर्जन जगह भी थी। उस टाइम में बैनरघट्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर स्पॉट पर जाते हैं और इमीडिएटली उस क्राइम स्पॉट को सीज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। बॉडी को देखते ही पुलिस को एक बात कंफर्म हो गई थी कि ये नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि मर्डर है, क्योंकि उस आदमी के सर को किसी भारी चीज से मारा गया था। वो चीज कुछ और नहीं, एक बड़ा पत्थर था। पुलिस को उस बॉडी के साइड में वो पत्थर भी मिलता है। उसी से कई बार उस आदमी के सर पे मारा गया था, जिस वजह से उस पत्थर के ऊपर ब्लड स्टेन्स लगे थे। उसके अलावा नेक पर भी मार्क्स थे, जैसे किसी ने गले को जोर से दबाया हो। फेस को पहचान में ना आए, इसलिए उसको पत्थर से बुरी तरह कुचला गया था। बाद में पुलिस उस बॉडी को क्लीनली सर्च करते हैं, शायद कोई पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं जिससे बॉडी आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए। बट पुलिस को कोई भी चीज नहीं मिलती, इवन मोबाइल फोन हो या उसका वॉलेट, कुछ भी नहीं मिला। देन पुलिस वहां इकट्ठा हुए लोगों से उस आदमी के बारे में पूछते हैं, बट उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो बॉडी किसकी है। मतलब वो आदमी यहाँ का लोकल नहीं था, कहीं दूर से आया होगा या फिर किसी ने उसे यहाँ लाकर फेंक दिया होगा। उसके शर्ट और पैंट पर कुछ स्टेन्स थे, मतलब वो ब्लड स्टेन्स नहीं थे बल्कि उसने वॉमिट किया था। इवन उस बॉडी के पास भी वॉमिट करने के एविडेंस मिलते हैं। ये बात पुलिस को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि अगर कहीं और मर्डर करके यहाँ लाकर फेंका होता तो ये यहाँ वॉमिट कैसे कर सकता था? तो क्या इसे यहीं फिनिश किया गया? क्योंकि इसने यहीं वॉमिट किया था। उसके स्टेन्स उसके शर्ट और पैंट पर एविडेंट थे, बट जब उसके माउथ से वो कर्चिफ निकाला गया तब पुलिस को कंफर्म होता है कि इसने ही वॉमिट किया है। पुलिस यहाँ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन खत्म करते हैं। जो भी बातें पता चली वो सब नोट कर लेते हैं। सब कुछ क्लीनली वेरीफाई करके शव को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस के पास उस डेड पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक तरह से अनाथ बॉडी मिली थी, इसलिए पुलिस आसपास के स्टेशंस को इसकी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि इस तरह से एक डेड बॉडी मिली है, किसी स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट हो तो हमें बताएं। देखने में वो आदमी करीब 25 से 30 साल का नौजवान लग रहा था। उसने जो कपड़े पहने थे वो देखने से किसी अमीर फैमिली का लग रहा था। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स पुलिस को बताते हैं कि इस व्यक्ति ने एक तरह का केमिकल सेवन किया है या किसी ने जबरदस्ती खिलाया होगा। वो केमिकल बहुत ही पॉइजनस था, उसे किसी खाने के साथ मिक्स करके दिया गया होगा। उसके बाद ही इसने वोमिट किया और मर गया। ये सुनकर पुलिस को शॉक लगता है। उसकी वजह भी है, क्योंकि यहाँ मरे हुए व्यक्ति को मारने के लिए 3 तरह के मेथड्स इस्तेमाल किए गए थे। पत्थर से मारा गया, गर्दन को दबाया गया और अब केमिकल दिया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था मरे हुए व्यक्ति की पहचान करना। इसीलिए एक टीम लगातार काम कर रही थी। उस व्यक्ति की बॉडी मिली अक्टूबर 22 को और उसी दिन उस व्यक्ति की पहचान भी हो जाती है। बेंगलोर के राजाजीनगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई थी। अक्टूबर 21 की दोपहर को वो व्यक्ति अपने घर से बाइक लेकर निकला था, बट वापस नहीं आया। उसने घर वालों को ठीक से बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। उसके माता पिता उसके फोन पर रीच करने की ट्राई करते हैं, बट उसका फोन स्विच ऑफ था। इससे घबराकर अक्टूबर 22 की सुबह राजाजीनगर पुलिस स्टेशन आकर बेटे की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं। उन्होंने जो हाइट, वेट, कलर, फोटो डिटेल्स दिए वो पुलिस को मिली अनाथ बॉडी से मैच कर रहे थे। उसके बाद बैनरघाटा के पुलिस राजाजीनगर पुलिस से कनेक्ट करके सारी डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और कंप्लेंट देने वालों से कांटेक्ट करते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल बुलाते हैं। उस डेड बॉडी की पहचान करने के लिए वो बूढ़े दंपति हॉस्पिटल आते हैं। शव को देखते हैं। देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, उनका 27 साल का बेटा
MN नितेश है। नितेश बेंगलोर के राजाजी नगर के चौथे ब्लॉक में अपने माता पिता के साथ रहता था। नितेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक्सेंचर में काम करता था। नितेश के माता पिता को पहली बार ये बात सुनकर उन्होंने सोचा कि पुलिस को शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि नितेश कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। किसी भी एंगल से उसके एनिमीज नहीं थे। इवन फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स से भी झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। इसीलिए नितेश को इस तरह मर्डर किया गया है। जब उसके माता पिता को पुलिस ने बताया तो उन्हें बिलीव नहीं हुआ। उस टाइम के बैनरघटा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर BK किशोर कुमार इस केस को हैंडल कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा। फर्स्ट स्टेप में नितेश के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी। उसकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए थे वो सब पुलिस को जानने थे। पुलिस को एक बात क्लियर थी कि जिस तरह से नितेश को मारा गया है, उससे लगता है कि उसके कुछ बहुत ही बड़े एनिमीज थे। किसी भी हाल में नितेश जिंदा नहीं बचना चाहिए, ऐसा डिसाइड करके ही ये क्राइम किया गया था। क्राइम स्पॉट पर पुलिस को नितेश का मोबाइल फोन नहीं मिला, बट घर वालों के हिसाब से नितेश फोन लेकर गया था। इसका मतलब है कि किलर्स उसका फोन लेकर गए हैं। नितेश कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता था, इसीलिए नितेश के घर वालों को पहली बार बहुत डर लगा। अब पुलिस नितेश के फोन नंबर के थ्रू उसका कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन निकलवाते हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वो किस किस के कांटेक्ट में था। साथ ही अक्टूबर 21 वो घर से निकलने के बाद वो कहां गया था ये भी पता चल सकता है। एंड उस दिन सुबह 11:30 के टाइम पर नितेश अपना बाइक लेकर घर से निकला था। घर से सीधा वो कोनानकुंटे जाता है। ये कोनानकुंटे नितेश के घर से 17 से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ से नाइस रोड के थ्रू वो बन्नेरघट्टा जाता है। जब नितेश शिलिंद्र डोडी पहुंचता है तो वहां से उसका लोकेशन स्टॉप हो गया था। ये बात पता चलते ही पुलिस उस रोड पर लगे CCTV फुटेज चेक करने स्टार्ट करते हैं। पुलिस को पता था कि नितेश कौन से बाइक पर गया था, इसलिए उसे स्पॉट करना मुश्किल नहीं था। कॉल हिस्ट्री चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उसको लास्ट कॉल सौम्या नाम की एक वुमन का आया था। उसका लोकेशन चेक करने पर पता चलता है कि वो बैंगलोर के पीनिया में दिखा रहा था। फिर पुलिस नितेश की फैमिली से पूछते हैं कि ये सौम्या कौन है। उस लड़की का पूरा नाम सौम्या सलोनी PK है। उसका घर पीनिया के दासराहाली में था। 23 साल की सौम्या बैंगलोर के सुराना कॉलेज में साइकोलॉजी स्टूडेंट थी। उसके फादर बैंगलोर के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे। नितेश और सौम्या की मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे को लाइक करने लगे और आगे बात यहाँ तक बढ़ी कि एक दिन दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया। फिर दोनों ने अपने अपने घर पर यह बात बताई। दोनों के घर में उनकी शादी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। फिर 4 सितंबर 2011 को सबकी रजामंदी से नितेश और सौम्या का एंगेजमेंट हो गया। सो अब सौम्या नितेश की होने वाली वाइफ थी। नितेश को लास्ट कॉल सौम्या ने ही किया था। ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को पता चलते ही पुलिस की एक टीम सौम्या के घर जाती है और जाकर उससे और उसकी फैमिली से बात करती है। वो सब नितेश के बारे में सुनकर शॉक हो गए थे। सौम्या कहती है, हाँ मैंने नितेश को कॉल किया था, बट वो एक नॉर्मल कॉल था। कहाँ हो, कैसे हो, बस इतना ही। हमारी शादी जल्दी ही फिक्स होने वाली थी, इसीलिए नॉर्मल बातचीत चल रही थी। साथ ही उस टाइम मैं घर पर ही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वही नितेश के साथ मेरी लास्ट कॉल होगी। ये कहकर वो जोर से रोने लगती है। इधर नितेश बन्नेरघट्टा पहुंचने के बाद सौम्या को एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजता है। वो मैसेज सौम्या पुलिस को दिखाती भी है। उसमें नितेश ने लिखा था, आई एम फाइनली विद माया। ये मैसेज नितेश अपना फोन स्विच ऑफ करने से पहले भेज देता है। अब ये माया नाम की लड़की कौन है? सौम्या को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये बात पता चलने के बाद पुलिस थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नितेश के ऑफिस जाकर पता करते हैं तो वहां पता चलता है कि नितेश बहुत दिनों से ऑफिस आ ही नहीं रहा है। बिना बताए वो बहुत दिनों से छुट्टी पर है। मे बी नितेश ने ऑफिस जाना स्टॉप कर दिया होगा, इसलिए कंपनी वालों ने भी नितेश को रिमूव कर दिया था। इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सॉलिड क्लू नहीं लगा था। नितेश को सौम्या ने कॉल किया था। फिर वो बाइक लेकर कोनानकुंटे जाता है। वहां से सौम्या को टेक्स्ट मैसेज भेजता है। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। मैसेज में माया नाम था, इतना ही पुलिस को पता था। नितेश की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर उसमें माया नाम के किसी पर्सन से बात करने का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। देन पुलिस एक और काम करते हैं, वो ये कि नितेश को उस दिन जितने भी कॉल्स आए थे उन नंबर्स का लोकेशन निकलवाना स्टार्ट करते हैं। इसमें सौम्या का लोकेशन पूछकर चेक करते हैं, इवन उसका कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। मतलब बेसिकली पुलिस को ये पता करना था कि उस दिन नितेश घर से निकला था तो वो अकेला बाइक पर था या कोई उसके साथ भी था। इधर CCTV फुटेज एग्जामिन कर रही पुलिस की टीम को नितेश एक कैमरा में स्पॉट होता है, बट उसमें शॉकिंग बात यह थी कि उस दिन नितेश अकेला बाइक पर नहीं था, उसके साथ एक गर्ल भी पीछे बैठी थी। जब पुलिस तो सौम्या की लोकेशन डिटेल्स निकलवाते हैं तब उसकी लोकेशन नितेश के साथ कोनानकुंटे में एक साथ दिखाई देती है। एक ही टावर के थ्रू दोनों फोन पर कनेक्ट थे। कोनानकुंटे के बाद नितेश जहां जहां गया था, जिस रोड पर गया था, सौम्या की लोकेशन उसके साथ ट्रेवल कर रही थी। CCTV फुटेज को थोड़ा जूम करके क्लियर करके देखने पर पुलिस को पता चलता है कि ये कोई और नहीं, सौम्या ही है। जब पुलिस सौम्या से पूछताछ करते हैं तो वो कहती है कि उस दिन वो घर पर ही थी, बट उसकी लोकेशन और CCTV फुटेज कुछ और ही स्टोरी बता रही थी। पुलिस को क्राइम सीन पर एक हेयर क्लिप भी मिली थी जिसे फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। उस क्लिप में फंसे हुए बाल किसके हैं ये पता करना था। आगे चलकर वो हेयर क्लिप भी सौम्या की है ये कंफर्म होता है।
मतलब जिस जगह पर नितेश की बॉडी मिली थी वहां सौम्या भी थी, ये कंफर्म हो गया था। सौम्या के कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक और क्लू मिलता है, वो ये कि जब सौम्या नितेश के साथ बाइक पर बैठी हुई थी उस टाइम वो किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज रही थी। घटने से 2-3 दिन पहले सौम्या उस नंबर के साथ बहुत बात कर रही थी, पहले भी बात करती थी बट अब बहुत ज्यादा बात कर रही थी। पुलिस सौम्या की इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री भी रिट्रीव करते हैं, जिसे सौम्या ने अक्टूबर 22 को कंप्लीटली डिलीट कर दिया था। उसे सौम्या ने घटने से पहले जिसको टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिसके साथ घंटों बात करती थी, उसका नाम पार्श्वनाथ मालागट्टी एलियस रोहन था। अब ये रोहन कौन है, इसका सौम्या से क्या कनेक्शन है? सौम्या रोहन के साथ घंटों फोन पर बात करती थी, क्योंकि सौम्या की ऑलरेडी नितेश के साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी फिक्स होने ही वाली थी। एक्चुअली सौम्या इस रोहन के साथ कुछ टाइम से टच में थी, वो जस्ट कनेक्ट में रहना नहीं था। ये सारे एविडेंस सौम्या पर पुलिस को डायरेक्टली शक करने पर मजबूर करते हैं। किसी और लड़के के साथ कांटेक्ट में रहना, नितेश के साथ मर्डर वाली जगह पर मौजूद होना। जब पुलिस इस रोहन का लोकेशन भी चेक करते हैं तो उसका लोकेशन भी अक्टूबर 21 की दोपहर को नितेश और सौम्या जिस रास्ते पर गए थे उसी रास्ते पर एक साथ ट्रैवल कर रहा था। ये सौम्या मैसेजेस के थ्रू लोकेशन दे रही थी। अक्टूबर 29, 2012 को, मतलब घटने के 9 दिन बाद, फिर पुलिस सौम्या के घर जाते हैं। उसे बन्नेर घट्टा पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पहले तो सौम्या सारे आरोपों को रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड को क्यों मर्डर करूंगी। बट जब पुलिस सारे टेक्निकल एविडेंसेस, लोकेशन, CDR, CCTV फुटेज, टेक्स्ट मैसेजेस की टाइमिंग, रोहन के साथ कनेक्शन के बारे में, ऐसे सब कुछ उसके सामने रखते हैं तो सौम्या फुल टेंशन में आ जाती है। अब सौम्या के पास अपने के हुए क्राइम को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पार्श्वनाथ मालागट्टी एलियस रोहन 24 साल का ये एक BBM स्टूडेंट था। कर्नाटका स्टेट के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के हिंदुवाड़ी का रहने वाला था। सौम्या और रोहन मिलकर नितेश का मर्डर क्यों किया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले नितेश का मर्डर कैसे किया ये बताता हूँ। सौम्या नितेश को कैसे मर्डर करना है ये इंटरनेट पर सर्च करती है, क्योंकि पहले से सौम्या साइकोलॉजी स्टूडेंट थी। वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़कर जानती है। मतलब उस केमिकल को क्रिमिनल्स से सच उगलवाने के लिए पुलिस यूज करते हैं, जिसमें क्रिमिनल्स को आधी नींद में डालकर उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। ऐसे ही उसके बारे में सर्च करते करते सौम्या को एक केमिकल कंपाउंड के बारे में पता चलता है। उसके बारे में और रिसर्च करती है, फिर वो रोहन को बताती है। इवन वो 2003 में हुए गिरीश शुभ केस के बारे में भी पढ़कर जानती है। उस केस में आरोपियों ने क्या क्या गलतियां करके पकड़े गए थे, वो गलती यहाँ ना हो इसलिए वो कॉशन लेती है। एंड सब कुछ केयरफुली रिसर्च करने के बाद अक्टूबर 19 को सौम्या एक कॉइन बूथ से रोहन को कॉल करके बैंगलोर बुलाती है और साथ में आते समय वो केमिकल भी लेकर आने को कहती है। नेक्स्ट डे दोनों बैंगलोर के मैजेस्टिक में मिलते हैं। फिर दोनों वहां से नेलमंगला के अरासीकुंटे जाकर बस पकड़ते हैं। फिर विश्व शांति आश्रम के बस स्टॉप पर उतरते हैं। यहाँ दोनों मिलकर प्लान डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्या करना है। इसके बाद अक्टूबर 21 को सौम्या नितेश को कॉल करके मिलने को कहती है, कुछ टाइम साथ में स्पेंड करने को कहती है। इधर नितेश अपने माता पिता को कुछ भी बिना बताए घर से निकल जाता है। सौम्या के कहने पर नितेश को नानकुंटे पहुंचता है। वहां सौम्या नितेश की बाइक पर बैठती है। अब दोनों नाइस रोड के थ्रू बन्नेर घट्टा की तरफ निकलते हैं। रास्ते में सौम्या कहती है जूस पीते हैं, तो नितेश एक शॉप से 2 जूस बॉटल्स खरीदता है। फिर सौम्या कहती है कहीं दूर जाकर बात करते करते पीते हैं, तो फिर बाइक के पीछे बैठी सौम्या उस केमिकल को जूस में मिक्स करती है। जब ये दोनों शिलेंद्र डोड्डी एरिया पहुंचते हैं तब सौम्या एक निर्जन जगह में बाइक को साइड में लगाने को कहती है। फिर बाइक से नीचे उतरकर दोनों वो जूस पीते हैं। नितेश अपने साथ एक वोडका बॉटल भी लेकर आया था, उसे जूस बॉटल में मिक्स करके पीते हैं। जूस पीने के कुछ सेकंड में ही नितेश को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, वोमिट करने शुरू करता है। आसपास उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तब सौम्या रोहन को टेक्स्ट मैसेज भेजकर वहां इमीडिएटली आने को कहती है। धीरे धीरे नितेश बेहोश होने लगता है और ज्यादा वोमिट करके कहीं वो सौम्या पर ना कर दे, इसलिए वो नितेश के माउथ में कर्चीफ ठूंस देती है। उसी टाइम रोहन पीछे से आकर सौम्या का दुपट्टा लेकर नितेश का दम घोंट देता है। सौम्या पास में पड़े एक बड़े पत्थर को लाकर नितेश के सिर पर मारती है, फिर उसी पत्थर से नितेश के फेस पर मारती है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। जब सौम्या और रोहन को कंफर्म हो जाता है कि नितेश अब नहीं रहा, तब वो उसका मोबाइल और पर्स लेकर साथ ही उसकी बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में सौम्या नितेश के मोबाइल से अपने ही मोबाइल पर एक मैसेज भेजती है, वही माया नाम वाली लड़की का मैसेज। फिर रास्ते में ही नितेश के फोन को एक पत्थर से कुचलकर दूर फेंक देती है। आगे सौम्या अपने घर पीनिया चली जाती है और रोहन बेलगाम चला जाता है। अक्टूबर 29 को सौम्या को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम को बेलगाम भेजा जाता है। अक्टूबर 30 को पार्श्वनाथ एलियस रोहन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जब सौम्या और नितेश फेसबुक पर मिले थे, वहां से बात शादी तक पहुंच गई। घर वाले भी मान गए थे, बट सौम्या को नितेश
नितेश पर शक था कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। नितेश एक सोशली बहुत फ्रेंडली नेचर का लड़का था, सबसे आराम से बात करता था, लड़कियों से भी बात करता था। सौम्या के हिसाब से उसने एक बार नितेश को शॉपिंग मॉल में एक लड़की के साथ बात करते हुए देखा था। फेसबुक पर भी उसके कई गर्लफ्रेंड्स थे, बट सौम्या एक बहुत रिजर्व लड़की थी, सोशली ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। उसे लगने लगा था कि नितेश उसे चीट कर रहा है और ये बात सौम्या को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसके बारे में सौम्या ने एक बार नितेश से पूछा भी था, बट नितेश ने वो सब रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, तुम बेवजह ओवर थिंकिंग कर रही हो, उसने कहा था। बट सौम्या को यह कन्विंसिंग नहीं लगा। उसके मन में यह डर बैठ गया था कि वो कुछ छुपा रहा है और ये सोचकर वो मेंटली परेशान होने लगी। हाँ, बट सौम्या के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि नितेश का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और इसी मानसिक दबाव में सौम्या की मुलाकात फेसबुक के थ्रू रोहन से होती है। वो उससे फ्रेंडशिप करती है और फिर सौम्या रोहन को प्यार करने लगती है। पार्श्वनाथ से मिलने के बाद सौम्या ने नितेश से शादी नहीं करने का डिसाइड कर लिया था। सौम्या चाहती तो आसानी से नितेश को छोड़कर आगे बढ़ सकती थी। अगर वो चाहती तो रोहन से ही शादी कर सकती थी। बट सौम्या ने सोचा कि वो नितेश को एक सबक सिखाएगी। उस केमिकल कंपाउंड को जिसे सौम्या ने रिसर्च करके ढूंढा था, उसे खाने से इंसान सच बोलता है, ये सोचकर उसने उसे मंगवाया था। वो उसी केमिकल से भरे जूस को नितेश को पिलाकर सच उगलवाना चाहती थी, बट वो ओवरडोज हो गया और इसीलिए नितेश वोमिट करने लगा। उसी मोमेंट में सौम्या ने सोचा कि अब नितेश से सच जानकर पछताने से अच्छा है कि उसे खत्म ही कर दिया जाए, और उसने उसे खत्म कर दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया, चार्जशीट भी फाइल कर दी। बट कोर्ट में अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ था। उससे पहले मतलब मार्च 2013 में सौम्या बेल पर बाहर आ गई। पार्श्वनाथ जेल में ही रहा। बेल पर बाहर आई सौम्या फुल डिप्रेशन में चली गई। उसके फादर समाज में बहुत रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति थे, बट बेटी की वजह से उन्होंने जो इज्जत कमाई थी वो सब मिट्टी में मिल गई। बाहर आने के बाद लोग उसे कातिल कातिल कहने लगे। इससे उसके माता पिता को उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि वो कुछ कर ना ले, और इसीलिए सौम्या के माता पिता उसे अपने साथ ही सुलाते थे। घर के ग्राउंड फ्लोर में ही उनका बेडरूम था। वो उसे कहीं भी अकेला नहीं भेजते थे। 24 मार्च 2013 की रात को सब लोग टीवी देखकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। पिता, माता और बेटी एक रूम में गए तो छोटा बेटा फर्स्ट फ्लोर पर सोने चला गया। नेक्स्ट डे जब उसके फादर करीब 4:45 पर उठे तो बेटी सौम्या बेड पर नहीं थी। रूम से बाहर आकर देखा तो उस रूम को बाहर से लॉक किया गया था। फिर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेटे को कॉल किया। उसके रूम को भी बाहर से लॉक किया गया था। घबराए हुए फादर ने पुलिस को फोन किया, और फिर जब पुलिस डोर तोड़कर अंदर आए तो घर के हॉल में ही सौम्या ने अपनी मां की साड़ी यूज करके अपनी आखिरी सांस ली थी। बाद में पुलिस ने बाहर से लॉक किए हुए रूम्स के दरवाजे खोले, फिर सौम्या को नीचे उतारकर हॉस्पिटल ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। जेल से बाहर आई सौम्या को यह बात सताने लगी कि उसने अपने फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मुझे मर्डर नहीं करना चाहिए था, गुस्से में लिए गए फैसले ने दो फैमिलीज को तबाह कर दिया। ये सब उसे परेशान करने लगा था। नाउ इस केस की मेन सस्पेक्ट सौम्या के मरने के बाद इस केस में इंटरेस्ट कम हो गया। कोर्ट में अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ था। किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का फायदा अब पार्श्वनाथ को मिलता। वो अप्रैल 2015 में रिलीज हो गया। पुलिस के पास उसके खिलाफ सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। यह केस पूरी तरह से सौम्या पर डिपेंड था और वो अब इस दुनिया में नहीं थी। अगर उसने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया होता तो रोहन को रिहाई नहीं मिलती। आगे चलकर यह केस क्लोज हो गया। कभी सोचा है गुस्से में या शक में एक पल में लिए गए फैसले का कितना बड़ा असर हो सकता है? इस कहानी ने हमें दिखाया सौम्या चाहती तो शायद एक अलग रास्ता चुन सकती थी। नितेश को जाने देती, रोहन के साथ नई जिंदगी शुरू करती, शायद वो खुश रहती। लेकिन शक की आग ने उसे अंधा कर दिया और एक गलत फैसले ने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी सिर्फ सौम्या और नितेश की नहीं है, ये कहानी है हमारी, आपकी सबकी। कभी किसी मोड़ पर हम भी तो शक करते हैं, गुस्सा करते हैं। क्या हम उस टाइम सही फैसला लेते हैं? इस केस से आपने क्या सीखा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है। और अगर ये कहानी आपको झकझोर गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही सच्चाइयाँ लेकर आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।